इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप मेरे यानी अक्षिता रावत के साथ। वक्त तो चला है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट टिहरी गढ़वाल में आयोजित 25वीं ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स क्लस्टर चैंपियनशिप का किया वर्चुअल शुभारंभ। कहा, यह प्रदेश के लिए गर्व की बात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे ताजनगरी आगरा। सीएम ने किया ग्रेटर आगरा टाउनशिप का भूमि पूजन शिलान्यास। लगभग 5,142 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी पूरी टाउनशिप। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 पर दिया बड़ा बयान। कहा, बदलाव का नेतृत्व करेगा उत्तराखंड। केरल और असम की चुनावी स्थिति का भी किया जिक्र। मसूरी में व्यवसायिक गैस सिलेंडर की भयंकर किल्लत। छोटे व्यापारी, ढाबे, चाय की दुकान और होमस्टे संचालक परेशान। इंडियन एजेंसी पर लगे कालाबाजारी के गंभीर आरोप। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट टिहरी गढ़वाल में आयोजित 25वीं ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स क्लस्टर चैंपियनशिप का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने देश के विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से आए पुलिस बलों के खिलाड़ियों, अधिकारियों एवं खेल प्रेमियों का देवभूमि उत्तराखंड में स्वागत एवं अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि राज्य को पहली बार इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी का अवसर प्राप्त हुआ है। इस ऐतिहासिक आयोजन की मेजबानी का अवसर प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का भी आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही में इस शानदार आयोजन की सफलता के लिए सभी आयोजकों को, आईटीबीपी के समस्त अधिकारियों को और जवानों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में देश भर के 19 टीमों के 440 से अधिक महिला एवं पुरुष खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। मुझे बताया गया कि 4 दिवसीय प्रतियोगिता में कैनोइंग, रोइंग, कैकिंग जैसी वाटर स्पोर्ट्स से जुड़ी लगभग 52 स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा, जिनमें देश के विभिन्न राज्यों के पुलिस बलों, अर्धसैनिक बलों के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा, कौशल और उत्कृष्ट प्रदर्शन द्वारा दर्शकों को रोमांचित करने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताजनगरी आगरा पहुंचे। उन्होंने ग्रेटर आगरा टाउनशिप का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस नई टाउनशिप का निर्माण आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा लगभग 5,142 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। टाउनशिप आगरा के रायपुर रहनकला क्षेत्र में विकसित होगी और इसमें आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। योजना की 449.65 हेक्टेयर भूमि पर विस्तार होगा। टाउनशिप का नाम 10 नदियों के नाम पर रखा जाएगा और इसे रेरा से भी मंजूरी मिली है। सीएम योगी ने जनसभा मंच पर जाने से पहले टाउनशिप के मॉडल का निरीक्षण किया। उनका मंच स्थल पर आगमन होते ही स्थानीय नेताओं और जनता ने उनका जोरों शोरों से स्वागत किया। दुनिया के अंदर आप देख रहे होंगे, युद्ध में लोग परेशान हैं, कहीं युद्ध से तबाही है, कहीं महंगाई से बर्बादी है, कहीं युद्ध में लोग मर रहे हैं और कहीं भूखों में तरस रहे हैं। लेकिन भारत युद्ध है, महंगाई है, इन सब से मुक्त होकर के विकास की अपनी योजना को मजबूती के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाया जा रहा है। दुनिया के अंदर लगभग 200 देश हैं, अकेले भारत है जिस भारत में युद्ध के दुनिया के द्वारा जो युद्ध लड़ा जा रहा है, सबसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे युद्ध लड़ा जा रहा है,
उस सब के बावजूद महंगाई नियंत्रण में, युद्ध में देश के अंदर किसी प्रकार के आम नागरिकों के सामने कोई परेशानी नहीं, भारत अपनी यात्रा को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहा है और मजबूती के साथ एक बार फिर से भारत दुनिया के अंदर अपनी इस नई आभा के साथ नेतृत्व देता हुआ। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 पर बड़ा बयान दिया है। हरीश रावत ने कहा कि बदलाव का नेतृत्व करेगा उत्तराखंड। हमें और केरल में प्रतियोगिता, मुझे लग रहा है कि केरल बाजी मार रहा है, केरल में भी बदलाव आ रहा है, लेकिन भाजपा के खिलाफ बदलाव का नेतृत्व करने का सौभाग्य हमको मिलने जा रहा है। ये हो सकता है कि असम को मिल जाए। उत्तराखंड बदलाव लाने के पड़ाव पर है। बदलाव का नेतृत्व उत्तराखंड करेगा। हमें और केरल में कंपटीशन है, केरल, और मुझे लग रहा है केरल बाजी मार रहा है, केरल में भी बदलाव आ रहा है, लेकिन भाजपा के खिलाफ बदलाव का नेतृत्व करने का सौभाग्य हमको मिलने जा रहा है, या हो सकता है आसाम को मिल जाए, लेकिन हम भी उस लाइन पर है, उत्तराखंड कांग्रेस भी उस लाइन पर है कि वो बदलाव लाए। सर, संभावना है कि जैसे कि पहाड़ों की रानी मसूरी में इन दिनों मॉल रोड सिर्फ सैर सपाटों का केंद्र नहीं बल्कि हक की लड़ाई का मैदान भी बन गया है। मॉल रोड से हटाए गए पटरी व्यापारियों ने देर शाम मशाल जुलूस निकालकर अपने गुस्से का खुला इजहार किया। पिक्चर पैलेस चौक से झूला घर तक निकले जुलूस में नारे, मशाले और आक्रोश तीनों साफ नजर आए। रेहड़ी पटरी कमजोर वर्ग समिति के बैनर तले जुटे व्यापारियों ने प्रशासन पर बिना वेंडर जोन बनाए रोजगार छीनने का आरोप लगाया। समिति अध्यक्ष रामकिशन राही ने कहा कि यह सिर्फ जुलूस नहीं, हमारे हक की आग है। जब तक वेंडर जोन नहीं बनता हमें मॉल रोड पर बैठने दिया जाए। महामंत्री संजय टमटर, गोविंद नौटियाल ने भी चेतावनी दी कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। वहीं नगर पालिका ने साफ कर दिया है कि मॉल रोड पर अब पटरी व्यापार नहीं होगा। अधिशासी अधिकारी गौरव हसीन ने कहा कि टाउन वेंडिंग कमेटी के तहत सर्वे पूरा हो चुका है और पात्र व्यापारियों को वैकल्पिक स्थान आवंटित किए जा चुके हैं। बाकियों का चिन्हीकरण जारी है। हमारे पास पूरे कागज हैं कि हम वेंडर्स हैं, तो वो कैसे नहीं माने। वो टीबीसी कमेटी जो बनाई गई है वो अपनी मनमर्जी की बनाई गई है, और अपनी मनमर्जी के बनाने का अपने लोग जो इन्होंने अपने नियम बनाए थे, अपने नियमों को ही ताक पर रखकर उन लोगों को बैठाया गया। और वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन उनको भी ऐसी जगह बैठाया गया है जहाँ पर कि जो है बिल्कुल रोजी रोटी नाम के लिए नहीं है। आज वो भी हमारे साथ टूट के हमारे साथ आ गए हैं, उन्होंने लिख के दे दिया है वहाँ पर, हमारे पास रिसीव्ड कॉपी है, क्योंकि उनकी जब बच्चों को रोजी रोटी नहीं मिलेगी तो वो बैठ के करेंगे क्या। उन्होंने कहा ये वहाँ के हम जितने भी एसडीएम, नगर पालिका, ईओ से हम इसका जवाब मांगेंगे। उन्होंने 4 हफ्ते का वक्त दिया है और नोटिस भेजा है, तो आप क्या हमें जवाब दें। हम इनसे मांग क्या रहे हैं पहले ये बताओ। हम यही तो कह रहे हैं कि भाई जहाँ मालों से लगती हुई कोई भी जगह है जहाँ पर हमारा रोजगार चल सके, ऐसी जगह वेंडर जोन बनाओ। और जब तक वेंडर जोन नहीं बनता है तब तक हमें मालों पे काम करने दिया है। महीनों से जो है अपनी इस मांग को लेकर जो है नगर पालिका के पास गुहार लगा रहे हैं। आज जो हमारा ये मेन उद्देश्य था कि जब नगर पालिका ने कहा था कि हम आपके लिए वेंडर जोन बनाएंगे, दुकानें देंगे, मगर आज 9 महीने बीतने के बाद भी इन लोगों के पास ना दुकानें मिली ना इनको वेंडर जोन मिला। हमने उनसे ये भी रिक्वेस्ट की थी, निवेदन किया था नगर पालिका से कि जब तक आपका वेंडर जोन नहीं बनता है तो हमें यथावत मार रोड पर बिठाया जाए। मगर यहाँ पे जो पूरी चल रही है, यहाँ पे तानाशाही चल रही है, और तानाशाही के कारण यहाँ पे जो इन लोगों की रोजी रोटी छीनी गई है। आज इनके बच्चे जो स्कूल पढ़ते थे वो आज घर में बैठे हुए हैं, किसी को है कमरे के किराए नहीं देने के लिए दिक्कत आ रही है। कहाँ से ये अपने बच्चों की फीस भरेंगे अगर ये मांगे हमारी पूरी नहीं होती है। अगर हमें यथावत अगर ये नहीं बिठाते हैं तो ये जो है उग्र आंदोलन होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन और नगर पालिका की होगी। ठीक है, दायर कर रखी है और न्यायालय ने आपके नगर पालिका के पूरे प्रशासन को, शासन को और हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय से जवाब मांगा। लेकिन उसी दिन रिट दायर हुई, उसी दिन नगर पालिका ने एनडीडी पार्किंग को वेंडर जोन UR 15 के अंतर्गत प्रस्ताव करके उसको जो वेंडर जोन घोषित करा, जबकि वहाँ पे उनको ये पता नहीं रहा कि जो एनडीडी पार्किंग है वो ऑलरेडी 1994 में हाथ रिक्शा उन्मूलन के तहत मजदूर संघ को दे रखी है। इसका कि उन्होंने दूसरे दिन जो है मजदूर कांग्रेस में जिलाधिकारी का जवाब जो है इलेक्शन दे दिया है।
लेकिन उसके बाद उन्होंने भी क्या करा, जब हम जवाब में क्या देंगे, उन्होंने यहाँ पे पटरी वाले बैठे थे, यहाँ पर जो है बैंक लगा दी, इससे ये लोग वहाँ पे न बैठ सके। तो जब बैंक लगा दिए तो हमारा आज का कार्यक्रम बैठने का था, हमने वो कैंसिल कर दिया, क्योंकि कहाँ बैठेंगे वहाँ, तो उन्होंने बैंक लगा दिया। लिहाजा हम जो है अपने जो है मसाल जुलूस का फैसला किया। इसके बाद आगे की जो भी रणनीति होगी आप लोगों को पता। मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा कि नगर पालिका द्वारा जो है लगभग 6 माह का समय इसमें लिया गया और जो विभिन्न मुद्दे उठाए गए हैं, जैसे जहां तक चिन्हीकरण का प्रश्न है, तो उसमें हमने जो हमारी पिछली बैठक हुई थी उसमें भी हमने यही कहा था कि ये कोई अंतिम सूची नहीं है। जो भी दस्तावेज वांछित हैं, जो आवश्यक हैं, जो शासनादेश है जिस हिसाब से वो तय है, वो दस्तावेज यदि कोई भी व्यक्ति उपलब्ध करा देगा तो वो पुनः उस सूची में शामिल किया जा सकता है। तो पहली बात तो ये है कि ये कहना कि ये सूची अंतिम है या किसी को बाहर कर दिया गया है, किसी को अंतर कर दिया गया है, वो पूरी तरीके से निराधार है। कोई भी व्यक्ति जो पात्रता की श्रेणी में आता है, जिसका घर परिवार इसी से चलता है, जिसकी जो है आय का कोई अन्य साधन नहीं है और वो मसूरी का निवासी है, वो अभी भी एप्लीकेशन लगा सकता है। और आगामी आने वाले दिनों में, चूंकि ये मैटर वर्तमान में कोर्ट में है, इसलिए हम कोई नया निर्णय नहीं लेना चाहते। और जो टीवीसी की बैठक होगी उसमें नए लोगों में को भी जो पात्र होंगे उनको इसमें सम्मिलित किया जाएगा। जहां तक टीवीसी बनाए जाने का प्रश्न है, जो 2014 का स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट है और 2016 की जो राज्य सरकार की नियमावली है, उसके तहत इसमें कार्रवाई की गई है। और यदि इसमें देखिए, जब तक जो हमारा टीवीसी का कार्य था वो जो पटरी व्यापारी हैं उनके अनुकूल चल रहा था, तब तक उस पर कोई विरोध नहीं आया। जैसे ही हमारे द्वारा ट्रैफिक को और मसूरी की जो एक पूरे देश में, विश्व में छवि है, उसको ध्यान में रखते हुए मॉल रोड को जो है नो वेंडिंग जोन किया गया, तब से जो है टीवीसी के गठन को लेकर के प्रश्न चिन्ह शुरू हुआ। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि टीवीसी का गठन 30/8/2025 को जो बैठक आयोजित की गई थी, तत्कालीन उपजिलाधिकारी महोदय और अधिशासी अधिकारी महोदय उस टाइम पे थे, उनके द्वारा इसका गठन किया गया। और जो पहली शिकायत आती है टीवीसी के गठन को लेकर के, वो 19 दिसंबर से आती है, जबकि 20 से 25 दिसंबर के बीच में, जैसे आपको भी पता है कि विंटर कार्निवल होता है हर साल, जो पटरी व्यापारी है उनको हटाया जाता है और मॉल रोड को इसको नो वेंडिंग जोन घोषित कर दिया गया था। उससे एक दिन पहले सबसे पहली शिकायत प्राप्त होती है टीवीसी के गठन को लेकर के। तो जो टीवीसी 30/8/2025 में बन गई थी, उसको लेकर के 4 महीने बाद शिकायत करना, वो मुझे लगता है कि जो हमारे पटरी व्यापारी हैं उनके लिए कहीं ना कहीं, उनके लिए उनकी एक, जिसे मैं कहूंगा कि उनकी एक मंशा को दिखाता है कि उन्होंने जब मॉल रोड पर उनको व्यवसाय करने की अनुमति नहीं मिली तो उसके बाद उन्होंने टीवीसी के गठन को चैलेंज किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान में जो समिति है, इन्हीं के द्वारा जो है माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में रिट दायर की गई है और इनके द्वारा उसमें मांग की गई थी कि जब तक केस का अंतिम निस्तारण नहीं हो जाता तब तक मॉल रोड पर ही बैठने की अनुमति इनको दी जाए, जिस पर माननीय जो न्यायाधीश महोदय थे उनके द्वारा ये अनुमति देने से मना कर दिया गया। तो हमारा जहां तक इनका जो हड़ताल है या जुलूस निकालना है, धरना देना है, वो देखिए हमारे किसी भी भारत के नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार है, वो ये कार्रवाई कर सकते हैं। उसमें हम किसी भी प्रकार से जो है हमारा कोई उसमें इंटरफेरेंस नहीं है। लेकिन हमारा ये अनुरोध रहेगा कि चूंकि मामला ऑलरेडी न्यायालय में जो है विचाराधीन है, न्यायालय में सुनवाई हो रही है, 3 हफ्ते बाद लगभग उसमें सुनवाई की डेट लगी है, उसमें नगर पालिका अपना पक्ष रखेगी, उसमें जो समिति है वो अपना पक्ष रखे और अंत में जो भी निर्णय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लिया जाएगा वो सभी पक्षों को मान्य होगा। सभी लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और इसमें यदि किसी के भी द्वारा शहर का माहौल खराब करने की प्रयास किया जाता है तो हमने इसके चिन्हीकरण की भी कार्रवाई जो है प्रारंभ कर दी है और जो भी लोग इस धरना प्रदर्शन में शामिल हैं उनके लिए टीवीसी में ही जो है उसको निरस्त करने की, उनकी अनुमति निरस्त करने के लिए भी प्रावधान है और आगामी बैठक जो टीवीसी की जल्द ही आहूत की जाएगी उसमें इन सबके लाइसेंस को निरस्त करने की कार्रवाई भी नगर पालिका द्वारा की जाएगी। पहाड़ों की रानी मसूरी में इन दिनों गैस सिलेंडरों की किल्लत ने छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ दी है। चाय की दुकानों से लेकर ढाबों और होम स्टे संचालकों तक हर कोई व्यावसायिक गैस सिलेंडर के लिए भटक रहा है। इस बीच मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने इंडियन गैस एजेंसी पर गंभीर आरोप लगाते हुए आंदोलन का ऐलान कर दिया है। मॉल रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में आयोजित प्रेस वार्ता में एसोसिएशन के अध्यक्ष अग्रवाल ने कहा कि एजेंसी छोटे व्यापारियों को व्यावसायिक सिलेंडर उपलब्ध नहीं करा रही है, जिससे उनका व्यवसाय पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि गैस सिलेंडरों का वितरण
पारदर्शी नहीं है और रसूखदारों को प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि जरूरतमंद छोटे व्यापारी खाली हाथ लौट रहे हैं। और इस संकट में मसूरी के ढाबे, हलवाई, चाय विक्रेता और होमस्टे संचालक जैसे छोटे व्यवसायी सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। साथ ही एसोसिएशन ने इंडियन गैस एजेंसी पर कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए कहा कि वितरण प्रणाली में पारदर्शिता का अभाव है। ये भी आरोप लगाया गया कि एजेंसी के प्रबंधक फोन तक नहीं उठाते, जिससे शिकायत दर्ज कराना भी मुश्किल हो गया है। मुख्य रूप से आज मसूरी ट्रेडर्स एंड वेल एसोसिएशन द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई है। इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य 9 अप्रैल 2026 को दिन में 1 बजे धरना प्रदर्शन जो हमारे द्वारा किया जाएगा उसके संदर्भ में बात करना है। ये धरना प्रदर्शन विरोध है गैस, रसोई गैस की कमी का। जिस प्रकार से रसोई गैस आज मसूरी में उपलब्ध नहीं हो रही है, जिस प्रकार से रसोई गैस की कमी मसूरी में चल रही है, रसोई गैस आम उपभोक्ता को नहीं मिल रही है। शादी के सीजन में आज शादी, जिन जिन लोगों के घर शादियां हैं वहां पे गैस की कटौती है, उनको गैस नहीं मिल पा रही है। इसका हमें बड़ा ही खेद है। इंडेन द्वारा पारदर्शिता नहीं रखी जा रही है गैस देने में। गैस उपलब्धता में बहुत कमी है। जिन गैस उपभोक्ताओं की केवाईसी नहीं हुई है उनकी केवाईसी तुरंत की जानी चाहिए। जिन गैस उपभोक्ताओं के पास ओटीपी नहीं आ रहा है उन्हें ओटीपी आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे तो कोई और माध्यम बनना चाहिए जिससे ओटीपी आए और गैस की बुकिंग हो। अब बहुत ही खेद का विषय है, सरकार द्वारा पर्याप्त मात्रा में गैस भेजी जा रही है। 25 दिन की विंडो है, 35 दिन की विंडो है, लेकिन 25 और 35 दिन की विंडो के बावजूद ये गैस उपलब्ध नहीं हो रही है। और मैं बहुत ही इसमें कड़े शब्दों में ये कहना चाहूंगा आपके द्वारा कि अगर यही व्यवस्था रही तो 9 तारीख को हमारा धरना प्रदर्शन होगा। इसके आगे भी हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। इसके अलावा बहुत अहम बिंदु जो हमारे ढाबा संचालक हैं, रेस्टोरेंट संचालक हैं, हमारे व्यापारी भाई हैं, हलवाई भाई हैं, बेकरी की दुकानें, मोमोज की दुकानें, मैगी पॉइंट है, इन सबको अभी तक एक बार भी व्यावसायिक सिलेंडर नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? ये साफ उत्पीड़न है हमारे व्यापारी वर्ग का, हमारे व्यापारी भाइयों का, और ये उत्पीड़न सहन नहीं करेंगे। ये शोषण है। और आज तक ये व्यापारी भाई, चाहे वो इंडेन हो चाहे भारत गैस हो, इनसे बड़े सिलेंडर लेते आए हैं। इनके पास बड़े सिलेंडरों की खाली बड़े सिलेंडर भारी मात्रा में आज उपलब्ध है, पर आज इनकी रिफिलिंग नहीं हो रही है। ये कहते हैं आपने पहले बिल नहीं लिया। पहले बिल नहीं लिया तो पहले आपने बिल बहाल क्यों दिया? आपने पैसे लिए, गैस दी, पर आज आप ये कहते हैं कि आप पे कनेक्शन नंबर नहीं है, आप पे बिल नहीं है, आपको गैस नहीं दे सकते। ये कहां तक जायज है? इसके विरोध में हमारा धरना प्रदर्शन है और धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हमने ऐसे व्यापारी भाई जिनके पास गैस के बड़े सिलेंडर हैं, जो इंडेन या भारत गैस से उन्होंने खरीदे हैं, इनका पूरा का पूरा एक बड़ी जांच होनी चाहिए कि इन पे बड़े सिलेंडर कहां से आए। अगर ये दोनों गैस एजेंसी कहती हैं कि ये कनेक्शन हमारे नहीं है, तो इन पे सिलेंडर कहां से आ गए? कोई चोरी के सिलेंडर तो कोई लाया नहीं होगा दिल्ली से, बॉम्बे से, यहीं से लिए हैं। पर लापरवाही गैस एजेंसी संचालक इंडेन में खासकर सती जी की है। सती किसी का फोन नहीं उठाते हैं, प्रबंधक बने हैं वहां, और उनको मैं साफ चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर उन्होंने जल्दी व्यवस्था सुधार नहीं करी तो उनके खिलाफ भी एक बड़ा मोर्चा खोला जाएगा। इसके अलावा एक अहम मुद्दा जो है वो ये है कि जो एक उदाहरण के तौर पर अगर 100 सिलेंडर हमारे मसूरी शहर में आज आए बड़े, तो किसको बांटे? ये बड़े सिलेंडर्स अपने चहेतों को, रसूखदारों को ब्लैक मार्केट करते हुए दे रहे हैं। ब्लैक मार्केटिंग का पूरा संदेह और हम पूरा का पूरा आरोप सती और उनकी गैस एजेंसी इंडेन पे लगाते हैं, उनके पूरे सिस्टम पे लगाते हैं। और गैस आपूर्ति अधिकारी और हमारे मुख्य आपूर्ति अधिकारी को, जिला आपूर्ति अधिकारी के अग्रवाल जी से भी हमने निवेदन किया है, उनको देखना पड़ेगा कि जिस प्रकार से इंडेन द्वारा अपने चहितों को गैस दी जा रही है ये कहां तक सही है। कहां पे क्रमवार, आपको क्रमवार हर दुकानदार को जो आपसे गैस लेता था बिल के या बिना बिल के, और आपकी गलती अगर आप बिल नहीं देते थे, इसमें भी एक बड़ी जांच होनी चाहिए कि बिल क्यों नहीं दिया आपने। और अगर दुकानदार पे कोई बात आती है तो उसकी बात भी हम आगे रखेंगे। अगर 100 सिलेंडर आप पे आ रहे हैं तो आप क्रमवार दुकानदार को सिलेंडर दीजिए, क्रमवार होमस्टे वाले को दीजिए, क्रमवार होटल स्वामी को दीजिए, बिल्कुल कमी नहीं आएगी। पर अगर आपको चहेते लोगों को, रसूखदार लोगों को सिलेंडर देते रहेंगे तो हमारा व्यापारी पीड़ित होगा, हमारा व्यापारी परेशान होगा, हमारा व्यापारी का शोषण होगा, जो हम नहीं होने देंगे। और अगर ये व्यवस्था जल्दी नहीं सुधरी तो धरना प्रदर्शन जारी रहेंगे और हम जल्दी मसूरी से देहरादून तक मार्च मसूरी अपने व्यापारियों के साथ करेंगे और राज्य सरकार तक इस बात की शिकायत करेंगे। क्या मानते हैं, सरकार तो आपकी है, तो आज आप ही को अपनी सरकार? नहीं, आपकी सरकार तो देखिए, हम तो व्यापारी हैं, सरकार तो हमेशा हमारी है, लेकिन शिकायत दर्ज करना आवश्यक है। खासकर मैं आज मानता हूं, आज राजनीति जो है वो अलग एक मोड़ ले चुकी है। आज हमें अपने अंदर सुधार देखना पड़ेगा, हमें अपने अंदर सुधार लाकर समाज को सुधारना पड़ेगा, राजनीतिक तंत्र को सुधारना पड़ेगा, और राजनीतिक तंत्र को सुधारते हुए समाज सेवा में
लगातार निरंतर प्रयास करते रहना पड़ेगा। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां शिवालिक नगर पालिका के वार्ड नंबर 8, 9, 10 और 11 के हालात बद से बदतर बने हुए हैं। इन वार्डों की गलियों में जगह जगह टूटी सड़कें, नालियों का बहाव और बारिश के दौरान जल भराव आम बात है। इसके अलावा पीने के पानी की क्षतिग्रस्त पाइपलाइन और लीकेज स्थानीय निवासियों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि नालियों की नियमित सफाई नहीं होती, जिससे गंदा पानी जमा रहता है। इसके चलते डेंगू, मलेरिया और फंगल इन्फेक्शन जैसी बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। बच्चे हो या बुजुर्ग, सभी को इन समस्याओं का रोजाना सामना करना पड़ रहा है। निवासियों का आरोप है कि शिवालिक नगर पालिका प्रशासन की नजर कभी भी इन वार्ड पर नहीं जाती। लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द नालियों की सफाई, सड़कों की मरम्मत और जल निकासी की स्थायी व्यवस्था की जाए, ताकि सुभाष नगर के लोगों को राहत मिल सके। सुभाष नगर क्षेत्र में पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण घरों में गंदा पानी पहुंच रहा है। लोगों का कहना है कि इसी गंदे पानी को पीने से वो बीमार भी पड़ रहे हैं। सुरेंद्र ठाकुर जी, आज जो शिविर लगाया है, क्या कारण है? इसका कारण ये है, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी यहाँ पानी के टंकी, यहाँ इतना गंदा पानी आता सुभाष नगर में, यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। उसमें हमने क्या करा था, ये पानी भर कर रखा था। ये पानी है, ये सुभाष नगर के लोग पीते हैं। ये मेरे ख्याल से 1 महीने का पानी भरा हुआ है। 1 महीने में ऐसा हो गया। क्या इस पानी को पी सकता है कोई? मैंने उस दिन कहा था, मैं जो भी इस पानी को पीगा मैं उसको 1 लाख रुपये दूंगा। अधिकारी आए, उन्होंने आके पानी चेक किया, उनके सामने ही बोतल भरी, देखो इसका कलर भी बदलता जा रहा है, देखो कैसा हो गया। उस दिन बिल्कुल सही था। और फिर हमने टंकी में पानी चलाया, उनके सामने मोटर बंद कराई और पानी वो हमने उनके सामने भरवाया, और उनके सामने पानी इतना गंदा आ रहा था, बदबू आ रही थी। उस दिन से कोई नहीं आया अधिकारी यहाँ। शिविर लगाने का हमारा मकसद यहाँ है। मैं भी DPS स्कूल के सामने घूम रहा था, वहाँ स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उसकी बाउंड्री कितनी छोटी है, ये देखो आप। 4 फुट की बाउंड्री नहीं, 3 फुट की, जंगल के बीच में स्कूल है वो। वहाँ बच्चों का खतरा नहीं, क्या गरीब लोगों के बच्चे को कोई सुरक्षा नहीं होनी चाहिए? DPS स्कूल है, उसमें 7, 8, 14, 15 फुट की बाउंड्री है DPS स्कूल की, और उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? अभी शिविर लगाने का हमारा मकसद हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लोग परेशान हैं। क्या सुभाष नगर में 15 साल से सरकार BJP की, यहाँ हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए था कोई? यहाँ इस क्षेत्र में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है। लोग परेशान हैं। आज गैस के सिलेंडर के लिए अभी आप देखो, फोन आया मेरे पास कि सिलेंडर दिलाओ। मैं कोई विधायक थोड़ी हूँ, मैं कोई वो थोड़ी हूँ जो मैं सिलेंडर कहाँ से दिला दूँगा? बताओ, ये सरकार की जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदारी है? नहीं, जो पानी जो गंदा आ रहा है, क्या आपने इसको लैब में चेक करवाया? नहीं, लैब में चेक तो वो कराएंगे। उन्होंने 2-3 बार कहा था हमें फ़ोन पे कि हमने लैब में चेक करा रखा, पानी है, पानी बहुत बढ़िया। उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा पानी सही है। तो हमने उनको बुलाया, उनके सामने पानी भरवाया। उनको मैंने कहा गिलास में रखो भाई साहब, पी लो, ये गंगा जल है, इसको पी के दिखाओ आप, मैं 1 लाख रुपये दूंगा। वो ऐसे भागे जैसे गधे के सिर से सींग भाग जाता है, गधे के सिर से सींग भागते ऐसे भागे वहाँ से वो। उच्च अधिकारियों को आप अपना सूचना दी? उच्च अधिकारी को मैं फ़ोन करता हूँ, फ़ोन नहीं उठाते। पहले मेरा फ़ोन उठाते थे, अब कोई फ़ोन नहीं उठाता। तो यहाँ के लोगों का जो पानी का बिल है उन पर भी पेंडिंग है। CM साहब के यहाँ भी हमने भेज रखा है। यहाँ सब अधिकारियों को फ़ोन किया, HOD को फ़ोन किया हमने, HOD का नंबर है मेरे पास। HOD फ़ोन नहीं उठाते, पहले फ़ोन उठाते थे, अब उसके बाद फ़ोन नहीं उठाते। ऐसी साहब से बात हुई, उन्होंने हम देखते कराते हैं, इसको हमने लाइन के लिए भेज रखा। जब तक लाइन नहीं चेंज होगी तो क्या ये गंदा ही पानी पीना पड़ेगा? ये देखो ना गंदा पानी, तो ये तब तक ये ऐसे पानी पियेंगे। हमने कैंपर लगा रखा 2-2.5 साल से। हम चलो ले लेते हैं कैंपर, कैसे करके लेते हैं हमें पता है, मगर गरीब लोग सब थोड़ी ले लेंगे कैंपर। क्या कैंपर लेने के लिए सरकार बनाई थी? टंकी का बिल भी आता है, जब बिल देगा आदमी तो कैंपर के पैसे क्यों देगा आदमी? हमने तो ये भी सुना कि यहाँ इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैली पड़ी। बीमारियाँ क्या देखो, तो आप लीवर हमारा भी खराब हो रखा, और वो छोड़ दो। मैं देखा सुभाष नगर में कितने लोग दिखाता हूँ, ऐसे 50-100 लोग ऐसे हैं जो बीमार हो रखे हैं, इसी पानी में पी के हो रखे हैं। नाली का पानी पियोगे तो कुछ लोग को नुकसान देगा ही ना। तो इसका अगला आपका, मेरे को ऐसे लग रहा है कि जैसे कि आप अगला जो स्वास्थ्य शिविर का एक कैंप लगाएंगे। अभी हमने धीरे-धीरे जागरूकता शुरू करवा दी। मैं आज आँखों का शिविर लगाए यहाँ चश्मा फ्री दे रहे हैं, दवाइयाँ फ्री दे रहे हैं। हमारे बड़े भाई साहब हमने बुलाए हैं वहाँ से, मैंने रिक्वेस्ट की इनसे, मगर दिल्ली से आप आओ भाई साहब, यहाँ देखो तो क्या हालत है आज। ये हमारे राष्ट्र प्रवक्ता हैं, तो हमने इनको बुलाया, ये हमारी रिक्वेस्ट पर आए। इन्होंने कहा मैं देखता हूँ आके। हमने तब दिखाया इनको, देखो ऐसा पानी पीने मजबूर है लोग, कैसे करेंगे काम? स्कूल की कोई सुविधा नहीं है यहाँ, हॉस्पिटल की कोई सुविधा नहीं है यहाँ। सरकार स्वास्थ्य शिविर के बारे में। स्वस्थ अब ये पानी पी के जब बीमार हो रहे तो हम इसके लिए अभी मेरी बात हुई है, शायद मैं अगले हफ्ते उसके लिए भी डॉक्टर से मेरी बात हो चुकी है, वो अगले हफ्ते में इसका भी शिविर लगाएंगे। यानी कि पूरे सुभाष नगर के लोग उसका, पूरे सुभाष नगर के लोग उसका फायदा उठा सकते? पूरा, हाँ, पूरे सुभाष नगर के लोग फायदा उठाएंगे। आज भी देखो कितने लोग आ चुके हैं। आज तो लोगों को नहीं पता था कितने लोग आ चुके हैं, तक भी काफ़ी लोग आए। ठीक।
रुक करेंगे अगली खबर का, जहां एक और रामनगर में दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। वहीं इस वजह से पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल एक ई रिक्शा एजेंसी के एमडी पर दिन दहाड़े हत्या की कोशिश की गई, लेकिन गनीमत रही कि एक बड़ा हादसा टल गया। रामनगर इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब ई रिक्शा एजेंसी के एमडी नजाकत अली पर कुछ युवकों ने हमला करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि 6 फरवरी को उनकी बेटी की शादी थी, जिसमें कुछ पैसों का लेन देन बाकी रह गया था। इसी बात को लेकर शमीम नाम का युवक बिना अनुमति उनके घर में घुस गया, जिसे नजाकत अली ने बाहर निकालते हुए दुकान पर आकर बात करने की कही। इसके बाद से मामला और बढ़ गया। आरोप है कि शमीम के बड़े भाई यामीन ने 3 युवकों को एजेंसी पर भेजा, जहां वसीम पाशा नामक युवक ने अवैध तमंचा निकालकर नजाकत अली पर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन किस्मत अच्छी रही कि तमंचा उसके हाथ से नीचे गिर गया और आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंच गए। इसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। आरोपियों ने 3 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की है। वहीं वसीम पाशा ने धमकी देते हुए कहा कि उस पर पहले से ही 12 मुकदमे दर्ज हैं और एक और सही। मेरी लड़की शादी 11 अप्रैल से शादी 11 फरवरी सॉरी लड़की शादी थी। उस पर कुछ जो पेमेंट मैंने बात की थी हमने पेमेंट कर दी। 6-7 हज़ार पर कुछ देगा था, कुछ पेमेंट डिफाई देगी थी, तो मैंने उससे बोला वो ले लेना, अब नहीं हफ्ता लेना। उसका मेरा पूछा मेरे घर में घुस गया, मेरा पूछा मेरे घर वाली को, तो मैं उस तो घर में आया कैसे, मेरा पूछा तू फ़ोन कर दिया 1 घंटे बजाता तू उसको, ठीक है। मैं उसका दुकान में यहाँ पर आया, ठीक है। आने के बाद तो वो 3 लड़के आए, क्योंकि जब मैं जानता नहीं उन्हें, जानता नहीं था। वो आए और तीनों तो तमंचे लगे हुए थे और तीनों ने तमाम बदतमीजी करी। मैं यहाँ बैठे रहे, गोली मार दूँगा, ये कर दूँगा, तुमने ऐसा करा क्यों, ऐसे क्यों करो। मैंने भैया कोई बात नहीं, जैसी वो बात हुई बैठ के। उसके बाद तमंचे दिखाने के बाद मेरे पल्ली साहब मेरा सब सेंटर है, मैंने लड़कों को तमंचे दिखा उन्होंने, तो दवा दिखा के वो बोले फैसला करा लो, पैसे हमारे हिसाब से दोगे, नहीं दोगे तो तुम्हें गोली मार देंगे। उसके बाद वहाँ गए मैं 6 बजे 6-6:30 बजे दोबारा पकड़ा उन्होंने। मैं वहाँ से बच्चे भागा, जो बेचारे वाला भी है वो है राजन, वहाँ से कब तक समझ मैंने मेरे कहने मतलब है मैं हूँ व्यापारी आदमी, जान और माल के मुझे सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा भी अपनी। अब क्या कार्रवाई की? मैंने एप्लीकेशन लेके गया था, मेरी कोई प्राप्त नहीं हुई। मैं चाहता हूँ रफ्तार साहब से मेरे साथ इंसान होना चाहिए और मेरे भी जान और माल की दोनों चाहिए, सुरक्षा भी है। हमारे यहाँ 11 तारीख को मेरी बहन की शादी हुई थी, उनके पैसे रुके हुए थे, हमने उनको पूरा फाइनल कर दिया था पैसों का। फाइनल करने के बाद वो कल क्या नाम है 6 तारीख को 4 महीने की 2026 में आता है घर पर, बिना बताए ऐसे ऊपर चढ़ता है। वो बिना रिंग बेल बजाए ना कुछ करे, सीधा ऊपर आके बदतमीजी करने लग जाता है। मम्मी अकेली थी और पापा सो रहे थे। जब पापा ने देखा, पापा ने उठ के मार से नीचे उतार दिया, हमने के बाद में आना। उसके बाद हम दुकान पे आती हैं, 3 लड़कों को भेज के हाँ मरवाने को कहता है कि क्या नाम है तमंचा है हमारे पास, किन्ने मारा हमें नाम बताओ उसका। उसके बाद मेरी धमकी दी जाती है, क्या नाम है तमंचा दिखा के तूने मारा है, तू बता, क्या नाम है तू ही मार के जाते हैं। और कह रहा है हमारे ऊपर 12 मुकदमे चल रहे हैं, हम ऐसे जेल काट के आते रहते हैं। तो हमें उसको उसकी चाहिए मुआवजे के, हम आपकी केस हटाएंगे वरना हम आपको मार के जाएंगे यहाँ से। हमारे पास सारा CCTV कैमरे में सब रिकॉर्ड है, हम आपको प्रूफ दे सकते हैं। हरिद्वार के ज्वालापुर सुभाष नगर में समाज सेवी सुरेंद्र ठाकुर के प्रयासों से उनके निवास पर एक निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का शुभारंभ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने किया। इस निशुल्क नेत्र जांच शिविर में हंस फाउंडेशन नेत्र अस्पताल की टीम द्वारा लगभग 200 मरीजों की आंखों की जांच की गई। जांच के दौरान मोतियाबिंद से पीड़ित 5 मरीजों को चिन्हित किया गया, जिनका ऑपरेशन हंस फाउंडेशन द्वारा निःशुल्क किया जाएगा। शिविर में आए सभी मरीजों को मुफ्त दवाइयां और चश्मे भी वितरित किए गए। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए ऐसे शिविरों को लगातार आयोजित करने की मांग की है। मैं आलोक शर्मा हूँ। सुरेंद्र ठाकुर जी हमारे मित्र हैं और तमाम टीम इनकी लगी हुई है। द हंस फाउंडेशन के आधार पर हमने पूरी तरह से यहाँ पर आज पूरी कॉलोनी में क्षेत्र में निःशुल्क जो नेत्र चिकित्सा के लिए टेस्टिंग का एक पूरा कैंप लगाया है। लगभग 100 लोग अभी तक आ चुके हैं और ये कैंप शाम तक चलेगा। जी ये जो आप कैंप लगाए हैं तो 100 लोग आ चुके थे, क्या इनकी जो है चेकअप करने के बाद क्या हाथों हाथ जो इलाज किया था फिर या फिर अगले दिन? नहीं, देखिए अभी यहाँ इलाज तो नहीं हो सकता है, लेकिन बेसिक जो एक तरह से डायग्नोसिस है कि किसी की आँख में कोई दिक्कत तो नहीं है, मोतिया तो नहीं है, या नॉर्मल चश्मा किसको किस नंबर का लगेगा, वो सब चीज़ें हैं बेसिक चीज़ें।
हाई लेवल के लिए फिर हम आगे हॉस्पिटल में रिकमेंड करें। आपकी तरफ से क्या चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही है मरीजों को? देखिए, हम हमारी तरफ से पूरी टीम ये जो आई हुई है इसके पूरा देख रेख जो है, इनका रख रखाव है और तमाम जो चीज़ें हैं, कुछ मेडिसिन्स हैं, ये सब हमारी तरफ से। खबरों में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।